नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। मंत्री हरदीप सिंह डंग कोरोना पॉजिटिव। कुणाल चौधरी ने लगाए भाजपा पर किसान विरोधी होने के आरोप। मंत्री अरविंद भदौरिया के बयान के विरोध में उतरा यादव महासभा। महाराजपुरा थाना क्षेत्र में भयानक कार हादसा। शासकीय विधि महाविद्यालय देवास में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले छात्रों ने सीट बढ़ाने की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की और कॉलेज परिसर में हंगामा किया। छात्रों का कहना है कि पूर्व में भी छात्र संगठन ने सीटें बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन प्राचार्य ने हमारी मांगों को अनदेखा कर दिया था। प्राचार्य की मनमानी के चलते कई छात्रों का भविष्य अधर में है। छात्रों ने बताया कि यदि शीघ्र ही हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो संगठन उग्र आंदोलन करेगा। आज सीट वृद्धि के लिए विद्यार्थी परिषद ज्ञापन देना चाह रही थी। कुल 160 सीट पिछले वर्ष यहाँ पर 60 सीट थी। यहाँ पर इस बार मैडम ने सीट कम करके 120 सीट कर दी है। इसके उपरोक्त विद्यार्थी परिषद यहाँ पर ज्ञापन देने आई थी और मैडम को 11 बजे उपरोक्त हमने अवगत करा दिया था इस विषय के लिए। मैडम यहाँ पर नहीं है, मैडम यहाँ से चली गई और उसके बाद मैडम ने यहाँ पर किसी को प्रभारी भी नहीं बनाया। इस तरह की तानाशाही और मैडम का ये स्वभाव यहाँ पर नहीं चलेगा। विद्यार्थी परिषद इसका पुरजोर विरोध करती है और उग्र आंदोलन करेगी। ये तानाशाही मैडम जो भ्रष्टाचार चल रहा है यहाँ पर, मैडम ने जो सीट कम करी है यहाँ पर, उसके विरोध में हमने ये करा। यहाँ पर प्रभारी भी नहीं है कोई और यहाँ पर हमारी छात्रों की बात सुनने वाला भी नहीं है कोई। यहाँ पर अगर एक देवास जिले में एक शासकीय लॉ कॉलेज है, यहाँ से ये शिक्षा का भ्रष्टाचार किया जा रहा है। यहाँ पर ये कहा मतलब ये यहाँ से ये देखा जा रहा है कि निजी प्राइवेट विद्यालयों में बच्चा एडमिशन ले और यहाँ पर सीट जो कम कर रहे हैं, सीधा सीधा यही बता रहा है कि शासकीय कॉलेज का छात्र लाभ ना उठा सके और प्राइवेट कॉलेज की ओर भागे। पूर्व में आपने इस तरह की मांग की थी क्या? पूर्व में विद्यार्थी परिषद ने इस तरह की मांग की है और आगे भी विद्यार्थी परिषद अगर हमारी मांग नहीं सुनी जाएगी तो पुरजोर आंदोलन करेगा और इसकी समस्त जवाबदारी कॉलेज की रहेगी। देवास से प्रिंस बैरागी की रिपोर्ट। ग्वालियर में अतिथि शिक्षकों के फुलबाग मैदान में चल रहे अनिश्चितकालीन धरने के बीच प्रदेश की कैबिनेट मंत्री इमरती देवी मंगलवार दोपहर पहुंची, जहां उन्होंने अतिथि शिक्षकों की परेशानी को जायज ठहराते हुए उन्हें आश्वस्त किया और कहा कि वे अपना धरना प्रदर्शन खत्म करें और उन पर भरोसा रखें। साथ ही इमरती देवी ने यह भी कहा कि वह प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिलकर उन्हें न्याय दिलवाने की कोशिश करेगी। लेके भी बात हो रही है, मुख्यमंत्री जी से क्या बात करेंगे? अरे बंद कर दे यार। की जो मांगे हैं उनके साथ मैंने कहा है कि जो मांगे मैं माननीय सिंधिया जी से सम्मानित से बात करूंगी कि हमारे लोगों का इतने पैसे में भरण पोषण नहीं होता। बच्चों की पढ़ाई है, मकान का किराया है, खाने पीने की व्यवस्था है, तो इनका जो इनकी मांग है उसको पूरा करा जाए। उसकी लड़ाई मैं अपने नेताओं से लड़ूंगी। चुनाव से पहले इनकी मांगे पूरी करा देंगी? नहीं, निवेदन करूंगी। मैं अपने नेताओं से निवेदन करूंगी, पूरे तरीके से अपनी पूरी कोशिश करूंगी। जहाँ तक मैं आपने तो देखा होगा, मैं जिस चीज़ को लड़ती हूँ तो लड़ती हूँ और मैं पूरी मांग करूंगी। उनसे निवेदन करके कहूँगी अगर इनका काम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अंडे के लिए आप लड़ती रही, अंडा की तो बात मानी नहीं मुख्यमंत्री जी ने। बात हो रही अतिथि शिक्षकन की तो मंडन पे पहुँच रहे, फिर कछु कह देते तो तुम कहे तो हम तो ये कह रहा आप जो लड़ाई बता दो। अगर हमने कमलनाथ जी से दूध की बात करी होगी, वो नहीं दे पा रहे थे दूध, तो अगर अंडे से ज्यादा पोषण हमारे दूध में है, अगर हमारे बच्चों को दूध मिल रहा तो ये तो और अच्छा पोषण है। और मैंने ये भी कहा है, आपने सुना होगा कि मैं प्रदेश अध्यक्ष को और उनके दो और तीन साथियों को साथ लेके मैं मुख्यमंत्री जी से मिलूंगी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से भी मिलूंगी। अभी आपने डिप्टी सीएम को लेकर साफ कर दिया लोगों से कि नहीं? मैं बताऊं ना, मुझे डबरा का विकास चाहिए, मुझे मंत्री पद भी नहीं चाहिए। ग्वालियर के गांधी उद्यान गेट पर क्रांतिकारी माई के लाल पार्टी सर्व समाज जनाधिकार संघ रक्षक मोर्चे के नेतृत्व में अखिलेश पांडे ने बलिदान को याद करते हुए संघर्ष दिवस मनाया। धरना स्थल पर उपवास पर बैठी एडवोकेट अनुपमा डंडोतिया ने बताया कि शिवराज सरकार यदि सवर्ण आयोग लागू नहीं करती
तो सभी संघर्षशील युवा बुजुर्ग बीजेपी का साथ में मिलकर बहिष्कार करेंगे। और यदि कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी उनका जिक्र नहीं होता तो कांग्रेस का भी बहिष्कार किया जाएगा। आज हमारे भाई आतिफ उस्मानी जी ने आज के दिन आत्मदाह किया था जातिगत आरक्षण पूर्ति के खिलाफ। तो आज उन्हीं के त्याग और बलिदान को याद करते हुए आज हम इसे संघर्ष दिवस के रूप में मना रहे हैं। और हमारी मांग है कि जातिगत आरक्षण पूर्ति में जो बदलाव हो, उसमें SC/ST वर्ग के लोग भी उस आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है, उस गरीब तबके तक आरक्षण पहुँचे जिसे इसकी ज़रूरत है। तभी इस आरक्षण के असली हकदार तक जब तक आरक्षण नहीं पहुँचेगा तब तक आरक्षण खत्म नहीं हो सकता। तो हमारी यही मांग है कि गरीब तबके का आर्थिक आधार पर आरक्षण हो और गरीब तबके तक आरक्षण का लाभ उन्हें मिले। और दूसरी हमारी मांग है प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान से मेरा आग्रह है कि वो चुनाव की घोषणा से पहले और आचार संहिता लगने से पहले सवर्ण आयोग का गठन करें, जिससे अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो इसका खामियाजा उन्हें ग्वालियर चंबल संभाग में उपचुनाव में भुगतना पड़ेगा। ये धरना कब से कब तक चलेगा? ये धरना सुबह 12 बजे से 5 बजे तक रखा गया एक उपवास है और सांकेतिक रूप से धरना देगा। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, आज से 30 वर्ष पूर्व लगभग मैंने ग्वालियर में आरक्षण के विरोध में आत्मदाह किया था। आज सब भाइयों की दुआओं के दोबारा संघर्ष के लिए बीच में खड़े हुए हैं। उसी को याद करते हुए आज एक दिवसीय उपवास का रखा गया। हमारी मुख्य मांग है कि जो आरक्षण की नीति लागू है, हम किसी दलित भाई के विरोधी नहीं है, जो आरक्षण की नीति जो लागू की गई है उसके अंतर्गत जो व्यक्ति एक बार इससे लाभान्वित हो चुका है, जो राजपद अधिकारी बन चुका है, उनको इस सुविधा से बाहर रखा जाए। प्राय देखने को आया जाए कि आप उदाहरण में देखें, रामविलास पासवान जैसे कई नेता हैं जो आए दिन हमेशा आरक्षित सीट से ही चुनाव लड़ते आए हैं और हमेशा यही कहते रहे कि हम दलित वर्ग से हैं, हम शोषित वर्ग से हैं, इसलिए हमको। अगर आप 20 साल बाद या 70 साल बाद इस सुविधाओं के बावजूद आप ना दलित और शोषित ही रह गए, तो ऐसी नीति का लाभ क्या? आप देखिए कितनी विडम्बना है, जब ये आरक्षण लागू नहीं हुआ था तो इस देश में भीमराव अम्बेडकर जैसा व्यक्ति दिया और 70 साल के अंदर दूसरा भीमराव अम्बेडकर क्यों नहीं पैदा हो पाया, ये चिंता का विषय है। दूसरी मांग है, जब अल्पसंख्यक आयोग बन सकता है, पिछड़ा वर्ग आयोग बन सकता है, क्या भाई सामान्य वर्ग के लोग इस देश के नागरिक नहीं है? उनके हितों की रक्षा कौन करेगा? उसके लिए आज हमको भी जरूरत है कि हमारे लिए सवर्ण आयोग का गठन किया जाए। और खुली चेतावनी है, अगर सवर्ण आयोग का गठन नहीं हुआ तो हमारा वोट किसी भी पार्टी को नहीं जाएगा। और इसका उदाहरण पिछले चुनाव में आपने देखा होगा, यही ग्वालियर चंबल संभाग था जिसके कारण 15 साल से शासित भाजपा को वनगामन करना पड़ा। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव के खिलाफ प्रदेश के सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया की गई अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में यादव महासभा ने राजधानी भोपाल में सड़कों पर प्रदर्शन किया और अरविंद भदौरिया का पुतला जलाया, साथ ही जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। हम लोग मध्य प्रदेश की जो यादव समाज है, जिसकी संख्या 80 लाख है, वो सारे लोग अरुण यादव जी के साथ खड़े हुए। जिस प्रकार से अरविंद भदौरिया जी ने अपमानित करने का काम किया है अरुण यादव जी को, तो अरुण भदौरिया जी को हम मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी से निवेदन करते हैं, ऐसे बदतमीज मंत्री को बर्खास्त करें। पूरी मध्य प्रदेश की समाज, पिछड़े वर्ग के लोग, ये फिर हम लोग बैठ के तय करेंगे कि क्या करेंगे आगे। आप लोगों का सहयोग चाहते हैं, अगर आप साथ दे देंगे तो हो जाएगा, क्योंकि मैं पत्रकारों की ताकत को जानता हूं। आप लोग ही पर्याप्त है। अरुण यादव एक ऐसे जन नेता हैं, आप लोगों ने देखा है 4.5 साल उनको, आपने केंद्रीय मंत्री के रूप में देखा है, उनके पिताजी को देखा है। इतना सम्मानित परिवार के व्यक्ति को 2 कौड़ी का बताना, ये अपने आप में अरविंद भदौरिया का दिमागी संतुलन बिगड़ गया, ये सिद्ध करता है। मैं भाषा के प्रति बहुत गंभीर हूँ। कोई भी दल के लोग हों, कोई भी सामाजिक संगठन हो, भाषा पर हर एक व्यक्ति को संयम रखना चाहिए, क्योंकि मर्यादा अगर हम खो देंगे तो संदेश अच्छा नहीं जाएगा। और जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो नायक हैं, वो एक प्रदेश को संदेश देते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। मैं दोनों से कहना चाहता हूँ कि भाषा का संयम
कायम रखें, नहीं तो जनता फिर सबक सिखा देती है। देखिए, इनके द्वारा यादव महासभा का नाम पर एक ज्ञापन जो दिया है, जिसको हम एसडीएम के पास भिजवा रहे हैं, और इनके जो भी मांग है इस ज्ञापन में वो हमारी तरफ से आगे फॉरवर्ड की जा रही है। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। हाल ही में पूर्व मंत्री सचिन यादव ने पत्रकार वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि किसान कर्ज माफी के मुद्दे पर बीजेपी नेता हमेशा कांग्रेस पर झूठ बोलने का आरोप लगाते थे, लेकिन अब कृषि मंत्री कमल पटेल ने विधानसभा में यह स्वीकार किया है कि कमलनाथ सरकार ने कर्ज माफ किया था। साथ ही पिछले कई महीनों से कमलनाथ जी के ऐतिहासिक कदमों पर बीजेपी आरोप लगाते आई है। और जिस प्रकार से मैं समझता हूं राजनीतिक इतिहास में आदरणीय कमलनाथ जी पहले ऐसे मुख्यमंत्री होंगे, पहले ऐसे नेता होंगे जिन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ लेने के मात्र 1.5 घंटे के अंदर अपने दफ्तर में पहुंच करके किसानों के किए उस वचन को पूरा करने की दिशा में कदम उठाया और उस आदेश पर हस्ताक्षर करने का काम। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कि हमेशा झूठ की राजनीति करते हैं, भ्रम की राजनीति करते हैं, उनकी प्राथमिकता में ना पहले कभी किसान था, ना आज है, ना ही कभी भविष्य में होने वाला है। वो हमारे किसान साथियों को, हमारे अन्नदाताओं को सिर्फ एक वोट बैंक के रूप में देखते हैं। और जब हमें लगा कि आदरणीय कमलनाथ जी ने, कांग्रेस की सरकार ने जो कहा उस दिशा में कदम उठाना की शुरुआत उन्होंने करी, विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद हम ऋण माफी के कार्यक्रम में आगे बढ़े। ऋण माफी का लाभ किसान साथियों को देने की दिशा में हमने कदम उठाया और चरणबद्ध तरीके से हमने पूरे मध्य प्रदेश में किसानों के ऋण माफी का कार्यक्रम अपने हाथ में लेने का। आदरणीय साथियों, ये ऐतिहासिक, मैं बार-बार ऐतिहासिक इसलिए बोल रहा हूं आदरणीय साथियों, क्योंकि इस देश में अगर किसानों की कर्ज माफी का निर्णय अगर किसी ने लेने का काम किया है तो दोनों बार कांग्रेस की सरकार थी। आप सबको याद होगा कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, आदरणीय मनमोहन सिंह जी की और सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में हमने पूरे देश के किसान साथियों का 72,000 करोड़ रुपए का ऋण माफ करने का ऐतिहासिक कार्यक्रम अपने हाथ में लिया। और दूसरी बात, उसी इतिहास को दोहराने का काम अगर किसी ने करा था तो आदरणीय कमलनाथ जी। और जब भारतीय जनता पार्टी को दिखा कि वाकई में कांग्रेस पार्टी किसान निर्णय में इतना बड़ा कदम, इतना बड़ी पहल उठा रही है, तो शुरू से ही उन्होंने तमाम तरह के झूठ, तमाम तरह के भ्रम ऋण माफी को लेकर के लोगों के बीच, जनता के बीच में फैलाना चाहते। कभी कहते थे कि एक भी किसान का ऋण माफ नहीं हुआ, कभी कहते थे कि 2 लाख तक का ऋण माफ नहीं हुआ, कभी कहते थे कि चालू खाते का ऋण माफ नहीं हुआ, कभी कहते थे कारातित खाते का ऋण माफ नहीं हुआ, कभी कहते थे सरकारी बैंक का ऋण माफ नहीं हुआ, कभी कहते थे ग्रामीण बैंक का ऋण माफ नहीं हुआ, कभी कहते थे राष्ट्रीय बैंक का ऋण माफ नहीं हुआ, कभी कहते थे 100 रुपए 200 रुपए का ऋण माफ हुआ। तो तमाम तरह की जो भ्रांतियां थी, वो सारी तरह की भ्रांतियां फैलाने का काम जो है इन्होंने करा। जब हमारी सरकार थी और जब मैं कृषि मंत्री के रूप में इस कार्यक्रम को हम लोग आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में आगे बढ़ा रहे, तो जब भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाए, हमने हर सवाल का मैं प्रमाण के जवाब देने का काम किया। आप सबको याद होगा कि किस प्रकार से हमारे कांग्रेस के साथियों ने, जब नरोत्तम मिश्रा जी ने सवाल उठाए थे, तो हमने उनके घर पर जाकर के पूरे दस्तावेज उनको सुपुर्द करने का काम हमने किया। किस प्रकार से जो आज प्रदेश के मुखिया बनकर के बैठे हुए हैं, उन मुखिया के परिवार के लोगों का ऋण माफ करने का काम हमारी सरकार ने किया। तो आदरणीय साथियों, कहने का तात्पर्य यह है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को जो किसानों के हित में, किसानों के पक्ष में जो निर्णय और फैसले आदरणीय कमलनाथ जी लिए थे, उसको स्वीकार करना पड़ा। और आप एक अधिकारिक सरकार की तरफ से एक जवाब विधानसभा के सत्र में जो सवाल हमारे आदरणीय साथियों ने लगाए थे, उसका जवाब जो है आधिकारिक रूप से उन्होंने दिया है। तो कहने का तात्पर्य ये साथियों कि भारतीय जनता पार्टी को अभी आज लगभग 6 महीने से ऊपर उनकी सरकार को बने होंगे, लेकिन इन 6 महीनों में
हमने जो ऋण माफी का कार्यक्रम हमने शुरू करा था, हमने कहा था कि हम हमारे किसान साथी जो बच गए जिनके 1 लाख से लेकर के 2 लाख तक का जिनके ऋण है और जिनके चालू खाते हैं, उसकी ऋण माफी का कार्यक्रम हम तीसरा चरण की शुरुआत करने जा रहे थे, जहां पर 1 जून से हम ऋण माफी करने का लाभ किसान साथियों को लेने जा रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी ने प्रजातंत्र लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया और एक चुनी हुई सरकार, एक ऐसी सरकार जो लगातार हमारे किसानों की निर्णय और फैसले कर रही थी, एक ऐसी सरकार जिसने अल्प समय में विपरीत परिस्थितियों में, आप सब जानते हैं 15 महीने की सरकार में काम करने के लिहाज से हमारी सरकार को मात्र 11 साढ़े 11 महीने हमारी सरकार को मिले, बाकी महीने लोकसभा के चुनाव में। लेकिन जो भी समय हमारी सरकार को मिला, हमारे नेता को मिला, उस समय में लगभग 365 दिनों में 365 वचनों को पूरा करने का काम हमारी सरकार ने करा था और उसमें उन वचनों में सबसे ऊपर और सबसे प्राथमिकता में हमारे किसान कर्ज माफी का वचन था। और जो लोग किसानों के हितैषी बनने का नाटक करते हैं, ड्रामा करते हैं, अपने आप को किसान को भगवान, अपने आप को उसका पुजारी बनाने का दम तोड़ते हैं, ऐसे लोग जो 6 महीने की सरकार में बने हुए हैं, लेकिन आज दिनांक तक हमने जो ऋण माफी का कार्यक्रम हमने शुरू करा था, उस ऋण माफी को लेकर के सरकार ने कोई भी सवाल, कोई भी जवाब जो है उसका उत्तर उन्होंने नहीं दिया है। ऋण माफी को आगे चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे, 6 महीनों में उन्होंने ऋण माफी के कार्यक्रम को आगे चलाने का काम नहीं किया। तो ये अपने आप में दर्शाता है भारतीय जनता पार्टी, इनके नुमाइंदे, इनकी सरकार कितने किसान हितैषी है और कितना ये लोग किसानों के पक्ष में निर्णय और फैसले लेना चाहते हैं। उसको लेकर के भ्रम फैलाने का काम कर रही थी, उसको नकारने का, उसको झूठा करार देने का काम कर रही थी। लेकिन कल संपन्न हुए जो विधानसभा का सत्र है, उसमें हमारे कई मान्य सदस्यों ने प्रश्न लगाए थे और उस प्रश्न के उत्तर में सरकार ने स्वीकार करा है कि इस मध्य प्रदेश में 2 चरणों में लगभग 26 लाख से अधिक किसानों का ऋण माफ हुआ है और लगभग 11,600 करोड़ रुपए से अधिक का किसान साथियों का ऋण माफ करने का काम किया गया है। तो ये अपने आप में जो है भारतीय जनता पार्टी को और उनके नुमाइंदों को, उनके नेताओं को तस्वीर दिखाने का काम इस उत्तर के माध्यम से दिया जा सकता है और सरकार ने स्वयं जो है जो ऋण माफी हुई है उसको स्वीकार करने का काम किया। हाल ही में कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने किसानों की हो रही आत्महत्या पर भाजपा पर घेराव किया। कुणाल चौधरी ने कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार आने के बाद से किसानों की आत्महत्या का सिलसिला शुरू हो गया है। साथ ही कुणाल ने कहा कि प्रदेश में कृषि मंत्री गुंडागर्दी करने में लगे हुए हैं। कल मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री की गृह विधानसभा हरदा के अंदर एक किसान लक्ष्मी नारायण जी ने अतरसमा गांव के आत्महत्या करी। वो 4 लाख से कर्जदार था और जब बीमे की उसे उम्मीद थी, जो बीमा मिल रहा था, उस लिस्ट में जब नाम नहीं देखा तो उस किसान ने आत्महत्या करी। पर दुर्भाग्य की बात है कि ये जो सरकार है, जो किसान के पेट पे लात, छाती पे गोली और नंगा करके पहले भी किसान को मारा था, उस किसान की आत्महत्या से सबक लेके लोगों को राहत देने की बजाय उस परिवार के यहाँ गुंडे भेज के दादागिरी करने का काम करते हैं और दुर्गेश हत्याकांड के आरोपियों को उसके यहाँ भेज के उस परिवार को डराने का काम करते हैं कि वो सच्चाई बयान ना करे और किसान की आत्महत्या को, उस किसान को मानसिक रूप से रोगी बताते हैं, उसको शराबखोरी में बताते हैं, जबकि उस परिवार से बात होती है, उसका 8 साल का बच्चा, उस परिवार का मुखिया वो था, चलाने वाला वो था। स्पष्ट है मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री गुंडागर्दी बंद करे और मध्य प्रदेश के किसानों को राहत देने का काम करे, ना कि अपने गुंडों से डराने का काम करे। स्पष्ट है इन धमकियों से ना तो किसान डरेगा, ना कांग्रेस पार्टी डरेगी। उन किसानों को राहत मिलना चाहिए और जो बीमा कंपनियों से साठगांठ करके किसानों की जेब के पैसे पे डाका कृषि मंत्री ने डाला है, उसे वापस दिलवाए, नहीं तो सड़कों पर उतर के कांग्रेस आंदोलन करेगी। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा। एक के बाद एक राजनेताओं को कोरोना अपनी चपेट में ले रहा है। इसी कड़ी में मंत्री हरदीप सिंह डंग की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है। साथ ही उन्होंने वीडियो बनाकर अपना संदेश जनता से साझा किया। एक दो दिन में जो भी वो टच में है अभी अपना टेस्ट करा लें और अभी
5-7 दिन आपसे मिलना नहीं हो पाएगा और मोबाइल भी बंद होने के कारण आपसे चर्चा नहीं हो पाएगी। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ और शीघ्र ही स्वस्थ होकर 5-7 दिन बाद आपके दर्शन करने का लाभ फिर प्राप्त होगा। आप अपना सब ध्यान रखें और आपका सबका आशीर्वाद प्यार साथ में है। 7-8 दिन बाद आपसे मिलना होगा। आपका आशीर्वाद प्यार बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश में उपचुनाव की वजह से राजनीतिक गलियारों में माहौल गरमाया हुआ है। ऐसे में कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इंदौर को कोरोना की भेंट चढ़ाने वाले शिवराज सरकार के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी को तलाश करने वाले को 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। इसके साथ ही गुलाम मंत्री एवं धोखेबाज महाराज सिंधिया भी इंदौर और सांवेर की कोरोना समस्या का समाधान करने की बजाय दिल्ली भाग खड़े हुए हैं। कोरोना काल में लापता रहे सिंधिया को तलाश करके इंदौर और सांवेर की जनता के सामने खड़ा करके जनता के सवालों के जवाब दिलवाने पर 1 लाख रुपए की इनामी घोषणा की। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी पर इनाम घोषित करा है। इनकी तलाश करके जो लाएगा उसको कांग्रेस के द्वारा 10,000 रुपए इनाम दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री महीनों से लापता है। पूरा मध्य प्रदेश कोरोना की गर्त में समा चुका है। जगह जगह लोगों की मौतें हो रही हैं, यहाँ तक कि लाश भी चूहे कुतर रहे हैं। कई जगह लाश रखी हुई हैं मर्चुरी रूम में, उनका अंतिम संस्कार नहीं हो रहा है और स्वास्थ्य मंत्री ऐसे समय में घर में छुपे हुए हैं और उपचुनाव को जीतने की रणनीति बना रहे हैं। ऐसा स्वास्थ्य मंत्री जो पूरे मध्य प्रदेश को कोरोना की गर्त में समा गया, वो अब चुनाव जीतने की कोशिश कर रहा है। ये अपने आप में एक बहुत शर्मनाक बात है। दूसरी ओर स्वास्थ्य मंत्री जिसकी गुलामी करते हैं, वो धोखेबाज महाराज जो ये वादा करके गए थे कि जनता के लिए सड़कों पर उतरेंगे, इसलिए चुनी हुई कांग्रेस की सरकार गिराई, वो इस पूरे कोरोना काल में सड़कों से गायब हैं। वो स्वयं और उनके ये सारे गद्दार मंत्री कोरोना काल में जनता को मरने के लिए छोड़कर गायब हो गए हैं। इसलिए कांग्रेस ने इन दोनों पे इनाम घोषित करा है। जो भी इन दोनों को पकड़ के लाएगा, तलाश करके लाएगा और जनता के जवाब दिलाएगा, उसको ये इनाम दिया जाएगा। देवास में एक बार फिर से भूमि विवाद की खबर सामने आई है। देवास की कॉलोनी नवरत्न हेरिटेज के मालिक गौरव जैन और अन्य पर टीएनसीपी ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दरअसल पूरा मामला यह है कि दीपक शिवा चौधरी ने आरोप लगाया है कि कॉलोनी नवरत्न हेरिटेज के मालिक गौरव जैन व अन्य के पास उक्त भूमि जिस पर कॉलोनी विकसित की गई है, उस संबंध में कोई भी असल दस्तावेज नहीं है। ये भूमि उनके और उनके पूर्वजों की है, जो वर्षों से उनके परिवार के नाम पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, जिस पर गौरव जैन और उनके साथियों ने फर्जी दस्तावेज बनाकर कब्जा किया है। लगातार शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है। नवरत्न हेरिटेज जो कॉलोनी है, वो संपूर्ण कॉलोनी मेरी ज़मीन पे काटी गई है, जिसके संपूर्ण दस्तावेज मेरे पास है, जिसकी शिकायत मैंने सभी विभागों में कर दी है। टीएनसी से अभी नवरत्न के जो गौरव भूमिया हैं उनको नोटिस भी जारी हुआ और कोई भी अधिकारी मुझे बुलाता तो मैं उसके समक्ष बैठ के अपने संपूर्ण दस्तावेज पेश करूँगा। रही बात उनके 30 साल के अनुभव की, तो जो गौरव जैन जी है उनकी स्वयं की उम्र ही 31 साल है, तो फिर उन्हें 30 साल का अनुभव कैसे हुआ? उन्होंने सिर्फ एक रुपए के घमंड में आके ये उल्टा काम करा है और लोगों को भ्रमित करके उनके साथ 420 करके उन्हें प्लॉट सेल कर रहे हैं। मतलब जो आपका आरोप है कि जो पूरी ज़मीन जो है वो जो आप ही की है और जो कॉलोनी काटी गई है वो आप ही की ज़मीन पर है? जी, वो ज़मीन मेरे परिवार मेरी दादी के नाम पे है और इनने टोटल दस्तावेज फर्जी तरीके से बना के एक पूरी कूट रचना के साथ दस्तावेज बना के कॉलोनी काट दी है। आपके पास जो प्रमाणित दस्तावेज है, जो आपको आपकी ज़मीन जो है वो आपके पास पूरे मौजूद हैं? महाराजपुरा थाना क्षेत्र में एक भयानक हादसा हुआ है, जहां एक घर में आधी रात को एक जाइलो कार मकान में घुस गई। गनीमत यह रही कि दूसरी कार खड़ी होने के कारण जाइलो इन वाहनों से टकरा कर रुक गई, नहीं तो दीवार के पीछे कुछ मजदूर सो रहे थे जिन्हें गंभीर चोट लग सकती थी। लेकिन कार में सवार लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं, जिसके चलते उन्हें उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया, लेकिन तब तक 2 लोगों की मौत हो गई थी। ये करीबन रात 12:30 1 बजे की बात है।
एकदम जैसे हम सो रहे थे तो रात में एकदम बहुत जोर का धमाका हुआ। हम सब बाहर निकल के आए तो देखा कि बाहर की गाड़ी पलटी हुई डली है और हमारी जो गाड़ी और भी सामान रखा हुआ था वो सब क्षतिग्रस्त हो गया। तो हम जल्दी से नीचे उतर के आए तो देखा तो जो हमारे बाहर लेबर रहती है वो सो रही थी तो वो भी नहीं दिखाई दिए। उनका एक बच्चा था वो अंदर रहता है तो वो एकदम बाहर निकल गया, वो चिल्लाने लगा। तो हमारा भी दिमाग खराब हुआ कि वो कौन कहीं इसमें बचे हैं या नहीं बचे, पर फिर भी हमारा बचाने का उनका कर्तव्य था। तो हमने गाड़ी को पलट के उनको निकालने की कोशिश करी तो वो निकल आए। उसमें एक पप्पू नाम का व्यक्ति है, उसके हाथ फ्रैक्चर हो गया, फ्रैक्चर क्या टूटी गया एक तरीके से। और एक छोटी बच्ची थी 10-11 साल की, उसको भी चोटें आई हैं। और उसकी मम्मी थी, बच्ची थी, उसके तो एक साइड का फेस है, आँख बचने की संभावना नहीं है, पर उसके भी काफ़ी चोटें आई हैं। और एक और बुजुर्ग महिला थी, उनको भी काफ़ी चोटें आई हैं। तो वो सब जयरू हॉस्पिटल में एडमिट हैं। और इसमें से भी गाड़ी में से जब हमने देखा कि इसमें कितने व्यक्ति हैं तो उनको जितना निकालने की कोशिश करी, एक बार बिना पलटे निकाल लिया। उसके बाद फिर जब गाड़ी को 1-2 बार पलटा हमने तो उसमें से फिर जितने भी थे उन सबको निकालने का प्रयास किया। पुलिस के आने से पहले ये हमने सारा काम कर लिया था। फिर पुलिस आई, पुलिस ने अपना भरपूर काम किया। उन्होंने 108 को जैसे 108 आई थी तो उन्होंने फ़ोन करके 2-3 को और बुला लिया तो सबको उन्होंने बिठा के हमने भेज दिया। अगर हाँ ये ट्रैक्टर और ये गाड़ी ना होते तो दीवार के उस साइड भी और लेबर वाले सो रहे थे बेचारे, वो भी गरीब है, रोज गड्ढा खोद के पानी पीने वाले हैं। तो गाड़ी नहीं होती तो वो उस साइड की लेबर वाले थे, वो तो मरने ही मरने थे। और जो इधर के थे जो आज बच गए हैं उनको भी मरना था, क्योंकि जब गाड़ी उनके ऊपर से निकलती तो बचने की कोई संभावना नहीं थी। ये ट्रैक्टर और गाड़ी होने की वजह से ये गाड़ी यहीं रुक गई और जितना भी गैप मिला उसमें वो सब लोग बच गए। बट गाड़ी में कितने लोग सवार थे? गाड़ी में 5 लोग सवार थे, सब ड्रिंक किए हुए थे। अच्छा। उनके नमकीन वगैरह भी थी, दारू की अभी भी बोतलें डली हुई हैं और स्मेल भी आ रही थी और काफ़ी बुरी तरीके से गाड़ी में स्मेल आ रही है। गाड़ी में से कोई एक्सपायर हुआ है क्या? हाँ, गाड़ी में कोई एक्सपायर नहीं हुआ, बट रास्ते में कोई हो गया हो तो मैं नहीं कह सकता। बट खबर ये आई है कि हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते 2 व्यक्ति एक्सपायर हो गए हैं और कुछ एक व्यक्ति अभी भी बता रहे हैं कि एक्सपायर हो गया। और 2 व्यक्ति और जो बचे थे उनका बता रहे हैं सीरियस है, बचने की संभावना है या नहीं, भगवान ही मालिक। गाड़ी रजिस्टर्ड है, 5 लोग जो यहाँ के मकान मालिक है, यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है। 5 लोग इसमें बैठ के जा रहे थे और इस एक्सीडेंट को अभी जो प्रथम दृष्टया ये पाया जा रहा है कि ओवर स्पीड, गाड़ी की स्पीड अधिक होने से और टर्न होने की वजह से यहाँ पर ये काट नहीं पाए, इसको रोड पर नहीं रख पाया, गाड़ी यहाँ पर दीवार को तोड़ती हुई ये टकरा गई, जिसमें 2 लोग अभी हताहत हुए हैं, बाकी 3 लोगों का इलाज चल रहा है। और उसके साथ साथ ये स्पीड अधिक होने की वजह से जब गाड़ी ये दीवार से टकराई है तो दीवार को तोड़ते हुए और गाड़ी पलटते हुए आगे जाके ट्रैक्टर से लड़ने के बाद रुकी है। इसमें टोटल 5 लोग थे, जिसमें 2 लोगों की अकाल मृत्यु हो चुकी है, 3 लोगों के इलाज अभी हॉस्पिटल में चल रहा है। ग्वालियर से ओमपाल कौरव की रिपोर्ट। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ताजा खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।